गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और पिछले कुछ दिन जो है इतनी मेहनत मैंने करी सेशन बनाने में, लेकिन हुआ यही कि सेशन जो है वो मेरी आवाज़ जो काफ़ी जो है पावरफुल आवाज़ है, वो माइक की वजह से बिल्कुल की हो गई। एंड मैं वो सेशन जो है वो मतलब मुझे बना के हटाने पड़े, क्योंकि हमारे सेशंस ना अनकट जाते हैं, यानी कि विदाउट एडिटिंग जैसे बना दिए। वो तो हमको पता भी बाद में स्टूडेंट्स के माध्यम से चलता है कि सेशन इतना अच्छा, मतलब कि बात का जो सेशन है वो खराब हो गया। तो अब मैंने नया माइक लिया और देखिए नया माइक मेरा लगा हुआ है। नया माइक लिया और जिससे कि मैं अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी। कहा कि करने को मैं मोबाइल से भी वो शूट कर सकती थी, और जो वो वायर वाला जो मोबाइल में लगता है वो भी कर सकती थी। बट मुझे लगता है कि मेरे जैसे हर किसी को आदत पड़ जाती है, तो वो ही चीज़ मेरे साथ भी, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद क्वालिटी, ना अपने यूट्यूब सेशंस में, ना अपनी क्लासेस में। अब बाकी तो देखो भैया, दुनिया जले तो जले। अब इसी के साथ मैं आप लोगों का जो सेशन है वो आज स्टार्ट कर रही हूँ। आज डे 20 है। 18-19 का सेशन खराब हो गया था। लास्ट के जो क्वेश्चंस थे वो खराब हो गए थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद वो क्वेश्चंस मैंने इसमें ले लिए हैं। और ये जो सेशन है आपका डे 20 पेनेशिया अ 40 डे स्ट्रैटेजी, मुझे नहीं पता, मुझे मालूम है अब 40 दिन तो नहीं चलेगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी ये वाली बात कही थी कि भ्रम में ना रहें। लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए आप लोगों को कह रहे हुए हैं कि अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन देखिए, एग्ज़ाम जो है वो होना है, 14-15 तारीख में ही होना है। तो लोग टाइम वेस्ट करते रहते हैं ना अपना कि भाई अभी एग्जाम तो नहीं होना, अभी एग्जाम तो नहीं होना। तो भाई अब जितना समय बचा है, आज है 27 अप्रैल, और आप लोगों को उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है कि 7-8 अप्रैल तक सब समेट दो। और जो है उसके बाद तो बस अपना जो है बैठ के 2-2 ढाई-3 घंटे केवल अपने क्वेश्चन पेपर करो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को, अब देखो भैया, अब मेरा वो तो जो है पायनियर और ये सब के बारे में तो मैंने अब बताना बंद कर दिया। लेकिन एक मैं डी ट्रिपल एस बी के लिए जो लोग दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, यूपी वाले ही इस एग्ज़ाम के बाद आप जो है दिल्ली की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 2024 में फॉर्म भरा था, अब जैसे कि मई जून तक की डेट जो है वो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसकी आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो दिल्ली की भी एग्ज़ाम की डेट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर तक हो जाए। तो अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो हमारा डी ट्रिपल एस बी का बैच अवेलेबल है। ये हमारा जो बैच है वो वीडियो बैच है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। नोट सारा आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में आपके घर पे मिलता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप 7895937338 पे कॉल कर सकते हैं। ये कोर्स आप लोगों को दिल्ली के लिए ही नहीं, अन्य एग्जाम्स के लिए भी तैयार करता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा मटेरियल है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मेरा जो सेशन है वो 40 डे स्ट्रैटेजी पेनिशिया 20। तो चलिए क्वेश्चंस देखिए। और ये रहा, शॉर्ट्स हम लोग लगातार डाल रहे हैं, शॉर्ट्स आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। तो ये है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोलॉज। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये आज जो मैंने सेशन लिया है, ग्रामर का सेशन लिया है, कल बस ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ चीज़ें ठीक चले तो है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इस टेंशन के अलावा और भी क्या चीज़ मैं झेलती हूँ। तो बस लोगों को तो ऐसा होता है ना, जो इंसान रोता नहीं है ना, उसको ये लगता है इसकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, और इससे जेलसी रखो और इसको जो है ना नीचे गिराओ। ये लोग सोचते हैं मेरे बारे में, और मुझे पता है कि ऐसा बहुत लोग मेरे बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं कभी रोती नहीं या मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेकअप करके बाल खोल के अगर आ जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे समस्याएं नहीं थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो झेलनी भी मुझे और मेरे पति को अकेले ही होती हैं। देयर इज नो बडी टू सपोर्ट अस। ठीक है, कोई नहीं है हमारा, हम एक दूसरे के सिवा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोलॉज। सबसे पहले मैं आपको हाइपोलॉज के बारे में बताऊं
कि जो हाइपोलॉज होता है हाइपोलॉज का मतलब होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। कुछ चीजें हैं शॉर्ट में होता है, उसको याद रख लीजिए, ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब होता है, एपिथेट मतलब होता है एडजेक्टिव। एक लिविंग एडजेक्टिव को आप नॉन लिविंग को देते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाइपोलॉज। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे, आप देख रहे हैं रास्ता, वो थका हुआ, तो इंसान थकता है, रास्ता नहीं, दैट इज हाइपोलॉज। द सन वॉज अ फायरी बॉल इन द स्काई, सन को फायर से कंपेयर करा है, दैट्स अ मेटाफर। हर हार्ट वॉज हेवी विथ सॉरो, हार्ट को हेवी करा गया, मेटाफर ही है। ही स्पोक इन अ लो वॉइस, तो इसमें कुछ भी नहीं है, द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चूज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू कंप्लीट द कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चूज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू कंप्लीट द कोरिलेटिव, बस ये याद रखिएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली डिड द प्राइस इंक्रीज द क्वालिटी ऑल्सो डिक्लाइन। तो भाई देखो ये नॉट ओनली को जो फॉलो करता है वो बट ऑल्सो करता है, ऑल्सो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे इसमें बट। तो और बट ऑल्सो को हम दो तरीके से लिख भी सकते हैं, बट द क्वालिटी ऑल्सो डिक्लाइन, बट द क्वालिटी डिक्लाइंड ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हैं। Which of the following sentences uses a present participle phrase functioning as a reduced adverbial clause of time? पहले मैं इस पॉइंट को बता दूं, reduced adverbial clause of time होता क्या, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। reduced adverbial clause of time, seeing the police he ran away, he enjoys seeing movies, the seeing eye dog guided him, she was busy seeing to the arrangements। पहली बात यह है कि जब एक पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब होता है कि जब पार्टिसिपल होगा और उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन होगा और नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसे पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं। जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता उसे जो है नॉन फाइनाइट जो है उसे फ्रेज कहा जाता है। जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होता उसे फ्रेज कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि इसमें रिड्यूस्ड एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम किसका जवाब देता है, व्हेन का, ठीक है। और रिड्यूस का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे यहां एग्जांपल देखिए, सीइंग द पुलिस ही रैन अवे आफ्टर सीइंग द पुलिस, ही रैन अवे व्हेन आफ्टर सीइंग द पुलिस। पहली बात तो ये हो गया कि भाई ये एडवर्ब का काम कर रहा है, व्हेन का जवाब दे रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। अब रिड्यूस का मतलब होता है कि उसमें से फाइनाइट वर्ब हटा दिए गए। ही रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस, ही रैन अवे आफ्टर ही सॉ द पुलिस। तो अगर आप इसको पूरा लिखते हो तो ये रिड्यूस्ड नहीं है। रिड्यूस्ड ये इसलिए है क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम इसलिए है क्योंकि ये वाई का जवाब व्हेन का जवाब दे रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, और यही पॉइंट हम शॉर्ट्स में भी डाल देंगे। Next, question number 4. Identify the precise grammatical function of the underlined adverb. तो भाई यह अंडरलाइन कर देती हूँ, अंडरलाइन नहीं है, यह है आपका exceptionally. Identify the precise grammatical function of the underlined adverb. He arrived exceptionally early. सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर आया है he arrived early, है ना, आया है ही अराइव्ड अर्ली। तो यहां पर ही अराइव्ड कब आया, अर्ली, जल्दी ही, ठीक है। तो एक्सेप्शनली, कुछ ज्यादा ही जल्दी, एक्सेप्शनली अर्ली। तो यहां पर एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। Choose the correct reciprocal pronoun to complete the sentence. The two countries have a long history of helping each other, one another, themselves या each other. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बात ये है कि जो each other और one another होता है
ये ही हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है रेसिप्रोकेट करना, व्हाट यू गिव टू अदर दैट कम्स बैक टू यू। ठीक है, जो आप दूसरे को देते हैं वही लौट के आपके पास आता है। अगर ऐसा हो तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहा जाता है। अब रेसिप्रोकल इसमें ये है, बात इसमें दो कंट्रीज की जा रही है, तो टू कंट्रीज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हेल्पिंग ईच अदर एक दूसरे, वन अनदर भी एक दूसरे, बट मोर देन टू पीपल या टू थिंग्स। Which of the following sentences demonstrates the correct use of neither nor with singular subjects? Neither John nor Mary are late. Neither John nor Mary is here. Neither John is here nor Mary. और देखो सबसे पहले ये यहाँ पे दिख रहा है neither John nor Mary is here, तो यहाँ पर nor के अकॉर्डिंग वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, तो द आंसर इज बी। Identify the type of sentence based on its structure. Although it was raining heavily and the wind was strong, they decided to continue their hike. सबसे पहले यहाँ although it was raining heavily, they decided to continue their hike. Adverb clause of concession and contrast. Although के साथ कॉमा या येट लगाते हैं तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन एंड कंट्रास्ट आता है, लेकिन यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने जोड़ा है। ये दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उन्हें जोड़ने वाली, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक जैसी क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑल्दो ये होता है, इसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो द सेंटेंस इज कंपाउंड complex sentence. Choose the correct verb form. To agree with the subject containing many an. Many a student dash to pass the exam. Hope, hopes, are hoping या have hoped. सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर many के बाद a या an आ रहा है तो many ऐसा मान लीजिए कि वो है ही नहीं, भले ही इसका मतलब बहुत से स्टूडेंट है, ऑल्दो इट हैज द मीनिंग बहुत सारे, मगर जब मैनी के बीच में ए आ जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर हो जाते हैं। मैनी अ स्टूडेंट होप्स, मैनी अ स्टूडेंट होप्स। Which of the following sentences contains an example of a separable phrasal verb used intransitively? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। He turned down the offer. The plane took off on time. She looked after the children. They called off the meeting. तो क्वेश्चन का सेपरेबल फ्रेजल वर्ब, कि इसमें से कौन सा फ्रेजल वर्ब है जो इंट्रांजिटिवली, यानी कि उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब को लेते हैं। यहाँ ये फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन, लुक टुक ऑफ, लुक आफ्टर, कॉल्ड ऑफ, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब किससे बनते हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। टर्न डाउन व्हाट? द ऑफर, तो ये इंट्रांजिटिवली यूज नहीं हुआ। द प्लेन टुक ऑफ व्हेन? ऑन टाइम। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिवली यूज हुआ। शी लुक्ड आफ्टर whom? ऑब्जेक्ट है। दे कॉल्ड ऑफ वॉट? जो वॉट या whom का जवाब दे रहा है, इट मीन्स इट हैज एन ऑब्जेक्ट। ए में, सी में और डी में ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर बी में ऑब्जेक्ट नहीं है। यही फ्रेजल वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। सो द आंसर इज बी। Identify the grammatical error concerning the comparison of unlike things in the sentence. The salary of a teacher is less than a teacher. The salary of a teacher is less than a doctor. Obviously. Salary of a teacher is less than a doctor. देखो भाई, जब कंपैरिजन करते हैं तो ये एक अच्छा पॉइंट है। कंपैरिजन सेम चीजों के बीच में किया जाता है। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स।
सिमिली और मेटाफर तब यूज करते हैं व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स बट दे हैव समथिंग इन कॉमन, एंड अ कंपैरिजन इज मेड व्हेन बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। तो दो सिमिलर थिंग, जब सैलरी की तुलना कर रहे हैं तो टीचर को डॉक्टर से कंपेयर नहीं करेंगे, सैलरी की तुलना सैलरी से करेंगे। तो होगा ये, द सैलरी ऑफ अ टीचर इज लेस देन दैट ऑफ अ डॉक्टर। यहां दैट ऑफ ए क्यों, दैट ऑफ अ क्यों लगाएंगे आंटी है, दैट ऑफ ए क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहां हम सैलरी की तुलना सैलरी से कर रहे हैं, सैलरी की तुलना सैलरी से हो रही है, लेकिन हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ लगाते हैं और प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ लगाते हैं, क्योंकि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहां पर ये होगा द सैलरी ऑफ अ टीचर इज लेस देन दैट ऑफ अ डॉक्टर, सो द आंसर शुड बी डी। Choose the most appropriate preposition to complete the sentence indicating cause resulting in a state. He was weak dash lack of sleep. Cause resulting in a state. Cause जिसकी वजह से एक state है. Cause resulting in a state. यहां पर चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसमें कहा है कि आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें प्रेपोजिशन लगाना है, तो इसको आप लोग देखिए और तभी हम लोग इसका आंसर जो है वो आगे देंगे। यस, इसमें आपके भी दिमाग में ये आ रहा फ्रॉम या ड्यू टू में से एक आएगा, है ना। और यहां पर ही वॉज वीक फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप या ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप, यहाँ पे कॉज और इंडिकेटिंग रिजल्टिंग इन अ स्टेट के लिए जो हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे फ्रॉम है। और एक बार इसको मैं थोड़ा सा और देखकर इसको और क्लियर करूंगी। अभी मैं इस क्वेश्चन को अभी फ्रॉम बता रही हूँ, मगर हो सकता है मैं इसको आगे और आप लोगों को क्लियर करूं इसको। तो इसको अभी ही वॉज वीक फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप या ही वॉज वीक ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप क्या होना चाहिए, और अगर जो आ रहा है वो ऐसा क्यों है और जो नहीं आ रहा है वो ऐसा क्यों नहीं है, वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगी, नॉट इन दिस सेशन बट लेटर। Which of the following sentences uses a collective noun where the verb agreement reflects the individual members? यानी कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहां पर एक कलेक्टिव नाउन की तरह काम नहीं, नाउन इन मल्टीट्यूड का काम कर रहा है। नाउन इन मल्टीट्यूड का मतलब होता है कि नाउन भले ही कलेक्टिव है बट उसमें अलग अलग मेंबर्स की बात की जा रही। तो जरा ऑप्शंस देखिए। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज, द ज्यूरी इज स्टिल डेलिब्रेटिंग, द टीम आर नॉट इन अग्रीमेंट, द क्लास वॉज डिसमिस्ड अर्ली। तो अगर आप यहां देखें तो यहां जो कलेक्टिव नाउन है गवर्नमेंट, ज्यूरी, टीम और क्लास, इनमें से गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड यानी कि यूनानिमसली, ज्यूरी यूनानिमसली, टीम आर नॉट, यहां मेंबर्स की बात हो रही है, नाउन इन मल्टीट्यूड। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एग्जेम्प्लीफाइड बाय द वर्ड करेज। करेज क्या है? क्वालिटी है, एक्शन है, स्टेट है, फीलिंग है। करेजियस, करेज, ही इज करेजियस, क्वालिटी, दैट इज क्वालिटी, करेज से बना क्वालिटी। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इंफिनिटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस indicating a past action related to the main verb. He claims dash a ghost. भाई देखो ये होते हैं
इन्हें परफेक्टिव इन्फिनेटिव कहा जाता है। परफेक्टिव इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई काम परफेक्ट टेंस जैसे होता है कि कोई काम पास्ट में हो गया होगा, उसका क्लेम या कोई चीज बाद में किया जाता है। क्लेम बाद में करेंगे, वो काम पहले हो गया होगा। परफेक्टिव इन्फिनेटिव में क्या लगाते हैं? टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या है? ही क्लेम्स टू हैव सीन अ घोस्ट, और इसे कहते हैं परफेक्टिव इन्फिनेटिव। Identify the precise function of the conjunctive adverb in the sentence. He studied diligently. Consequently, he passed the exam. पहले इसका वो भी देखिए, जो इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी, फलस्वरूप ही पास द एग्जाम। तो इसमें जो कंजंक्टिव एडवर्ब है कॉन्सिक्वेंटली, वो किस चीज का काम कर रहा है? इसमें कंजंक्टिव एडवर्ब का जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब का मतलब जहां एडवर्ब एज अ कंजंक्शन काम करता है, तो वहां पर आपका कॉन्सिक्वेंटली क्या है? दैट इज एन कंजंक्टिव एडवर्ब। और कंजंक्टिव एडवर्ब जो है वो किस चीज में बता रहा है? दैट इज टू शो एडिशन, टू शो कंट्रास्ट, टू शो कॉज एंड इफेक्ट, कि किसी चीज का कॉज और इफेक्ट, कारण और परिणाम जो है वो बता रहा है। Choose the word that most accurately conveys the meaning of a negative impact or change. The new regulations will dash small businesses. Affect, effect, impact, influence. अफेक्ट, इफेक्ट है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अफेक्ट इज अ वर्ब, इफेक्ट इज अ नाउन। इम्पैक्ट वर्ब और नाउन दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जब प्रभावित, नेगेटिव वे में प्रभावित करना, तो यहां आएगा अफेक्ट। वैसे भी क्यों? क्योंकि ये जो चीज है दैट इज अ वर्ब। ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ जो है न्यू रेगुलेशंस? दैट इज अ नाउन। How these new regulations will affect the business? Affect is a verb. Identify the figure of speech exemplified in the sentence. Simile, metaphor, paradox या hyperbole. The silence was deafening. अब इसमें क्या है ना, इसमें कोई सी भी नहीं है ये। The silence was deafening. मैं आपसे कहूंगी इसमें कोई सी भी नहीं। एक काम करती हूं मैं, एक इसमें नीचे लिख देती हूं। ठीक है। अब बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? आप समझ गए होंगे। साइलेंस यानी कि खामोशी बहरा कर देने वाली थी। एक ही चीज साइलेंस के बारे में बताया जा रहा है। साइलेंस और डेफनिंग, भले ही बीच में वर्ब आ रहा है, लेकिन एक दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज क्या है? साइलेंस को बहरा कर दे रहे। आप इसे कह सकते हैं कि मैडम ये हाइपरबोली भी हो सकता है, लेकिन जो इसकी जो जो है कि जो खामोशी है वो बहरा कर देने वाली थी। आप इसे बिल्कुल हाइपरबोली भी ले सकते हैं। अगर कुछ और ना मिले, ना हो, तो हाइपरबोली ही लगाना पड़ेगा। बट जो इसकी है वो है दैट इज ऑक्सिमोरन। Choose the correct word order in the embedded question. Can you tell me what time dash is it? It is, will be, it will be. Can you tell me what time? Can you tell me क्या? What time it is? बीच में जो क्लॉज आ रहा है उसमें तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ना। Identify the precise grammatical function of the underlined gerund phrase. ये underlined gerund phrase. Reading novels is his favorite pastime. What is his favorite pastime? That is reading novels. तो ये is verb का subject है। Here it is working as a noun. तो ये answer is B. Subject of the verb is.
आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट। ये वो क्वेश्चंस थे जो मेरे पहले सेशन में खराब हो गए थे। द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द हेवी बॉक्स वॉज डिफिकल्ट टू लिफ्ट, शी एंजॉयड द वार्मथ ऑफ सन एंड यही है। हाँ, तो देखिए, अगर जो सब्जेक्ट हम लें तो पहले में चिल्ड्रन है, दूसरे में ऑनेस्टी है, तीसरे में हेवी बॉक्स है और शी लास्ट वाले में। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है दैट इज बी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। In which sentence does the word function as an adjective modifying a noun that is implied but not explicitly stated? पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें एक शब्द एडजेक्टिव, एक वर्ड फंक्शन एज एन, जिसमें एक एडजेक्टिव के रूप में नाउन को मॉडिफाई कर रहा है मगर वो नाउन छिपा हुआ है, पूर्णतया नहीं बोला गया है। The red car is faster than the blue one. यहां कार के लिए नाउन की जगह प्रोनाउन ले लिया है वन, तो छिपा हुआ नहीं है क्योंकि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए करा गया है, तो इसे हम इम्प्लाइड नहीं मानेंगे। He only drinks organic milk, तो मिल्क जो है वो नाउन है, ऑर्गेनिक उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है, तो छिपा हुआ नाउन नहीं है जिसे एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा है। Many attended the conference, इसमें तो है ही नहीं, नाउन ही दिया हुआ है। She preferred the older model, अगर आप ये देखें the older, ठीक है, the older model, तो इसमें जो आपका एडजेक्टिव फ्रेज है the older model of what, the older model of the car, the older model of the software, the older model of the phone, तो यहाँ पर ये नाउन जो है वो छिपा हुआ है, इम्प्लाइड है, जो है वो इम्प्लाइड है मगर उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। तो जो ओल्डर मॉडल है ये एडजेक्टिव फ्रेज है और इसमें जो मॉडिफाई कर रहा है एक नाउन को कर रहा है मगर वो नाउन क्लियरली नहीं दिया हुआ है, वो नाउन केवल और केवल इम्प्लाइड फॉर्म में दिया हुआ है। सो द आंसर इज डी। अगर आप इन क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ लें तो किसी भी तरीके के अगर ग्रामर के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आई नो ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं मगर थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज बदल रखी है। Which of the following sentences uses an adverb to modify another adverb? He spoke quite clearly. She walked home slowly. They finished the project quickly. The train arrived early. तो अगर हम एक एक सेंटेंस को तोड़ के करें, ही स्पोक क्लियरली, ही स्पोक हाउ क्लियरली, कैसे, क्वाइट क्लियरली, तो ये एडवर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहां पर ए। शी वॉक्ड कहां, वेयर, कैसे, वेयर और हाउ का जवाब दे रहा है, तो ए एंड बी बोथ एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। दे फिनिश द प्रोजेक्ट क्विकली, यहां एक ही एडवर्ब है, यहां भी डी में भी एक ही, तो आंसर इज ए एंड बी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ कंपाउंड एडजेक्टिव दैट इज पोस्ट पॉजिटिव। अब यहां पर इसमें क्लियरली दे भी रखा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट पॉजिटिव। पोस्ट पॉजिटिव का मतलब होता है दैट जिसे आप ही कहते हैं कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो एट्रीब्यूटिवली यूज होता है या प्रेडिकेटिवली यूज होता है। एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है जब नाउन के पहले आता है और प्रेडिकेटिवली का मतलब होता है जब नाउन के बाद आता है, उसे ही आप पोस्ट पॉजिटिव भी कह सकते हैं। द वेल नोन ऑथर साइंड कॉपीज ऑफ हर बुक, शी फाउंड द आंसर सेल्फ एविडेंट, ही लिव्ड इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, दे एडमायर्ड द ब्राइटली लिट रूम। तो अगर एक एक करके यानी कि कहाँ एडजेक्टिव प्रेडिकेटिवली काम कर रहा है, तो ऑथर इज अ नाउन, तो वेल नोन जो है वो एट्रीब्यूटिवली काम कर रहा है। शी फाउंड द आंसर, आंसर इज अ नाउन, सेल्फ एविडेंट अपने आप में पूर्ण स्पष्ट रूप से, तो जो अपने आप ही अपना एविडेंस दे, तो यहाँ जो एडजेक्टिव है वो पोस्ट पॉजिटिवली यूज किया जा रहा है। ही लिव्ड इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया,
तो यहाँ पर एरिया इज अ नाउन, लेकिन जो ये पॉपुलेटेड है दैट इज एडजेक्टिव. डेंसली, हाउ मच डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, तो ये आपका यहाँ पर यूज किया गया है एट्रीब्यूटिवली. दे एडमायर्ड द ब्राइटली लिट रूम, तो रूम के पहले ब्राइटली लिट आ रहा है तो वो भी एट्रीब्यूटिवली. सो द आंसर इज बी. In which sentence does the word function as a noun? Running is a good exercise. He was running late for his appointment. The running water sounded soothing. She bought running shoes. Running is a good exercise. तो यहाँ पे what is a good exercise? ये gerund है जिसे verbal noun कहा जाता है. When it functions as a noun. He was running. यहाँ पर ये present participle है जो use हो रहा है finite verb की तरह. ठीक है, लेकिन फाइनाइट इसे बनाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स. ये तो है जैसा है वैसे ही रहता है. द रनिंग वाटर, यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. ठीक है, हेयर रनिंग इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव. शी बॉट रनिंग शूज, शी बॉट व्हाट, यहां पर भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है. तो आंसर क्या है? वर्ड फंक्शन एज अ नाउन, दैट इज ए. रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. Which of the following sentences uses a possessive noun correctly to indicate joint possession? John and Mary's car. John's and Mary's car was parked outside. John and Mary's car was parked outside. John's and Mary's car. जब जॉइंट पोजेशन बताते हैं, यदि दो लोगों का एक ही चीज पर जॉइंट पोजेशन होता है तो एंड के बाद वाले नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं और वर्ब सिंगुलर आता है. तो जॉन एंड मैरीज कार वाज पार्क्ड आउटसाइड, तो इसका आंसर है आपका दैट इज बी. सो ये थे क्वेश्चंस और उम्मीद करती हूं कि ये सेशन जो है वो सही रहे. माइक की वजह से, दिक्कत आने की वजह से मैं ऐसा ही होता है. 2021 में जब मैंने सेशन ये स्टार्ट करा था तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या होता है, तब मुझे कोरोना हो गया था. ठीक है, तो कोरोना हो जाने की वजह से 5-6 दिन मेरे तब ऐसे खराब हो गए थे. अब मेरा माइक खराब हो गया. चलिए, दे पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.